यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। सो गाइस, डन विद द ग्रुप वन के एग्जाम हो गए और आज ऑडिट का पेपर था। एक बात बताऊं, जैसा भी पेपर रहा हो, अच्छा रहा बुरा रहा, नाउ यू कैन नॉट चेंज इट। आप जो चेंज कर सकते हैं वो क्या कर सकते हैं? ग्रुप टू के एग्जामिनेशन आप चेंज कर सकते हैं। और ग्रुप टू में आपके सिर्फ दो ही पेपर है, वन इज द डायरेक्ट टैक्स एंड वन इज द जीएसटी। बिकॉज पेपर नंबर 6 जो है वो तो तुम्हारा मल्टी डिसिप्लिनरी है, तो उसमें तो क्या होगा ना कि आपके 5 सब्जेक्ट का नॉलेज है वो आपको पेपर नंबर 6 में यूज होने वाला है। सो गाइज, नाउ यू हैव ओनली 2 पेपर जो इफेक्टिवली आपको पढ़ना है अच्छे से, और उसके लिए अब आप अपने आप को गियर अप कर लीजिए। एंड इफ यू आर अपियरिंग ओनली फॉर द ग्रुप 2, तो भैया आपको अपने आप को बहुत अच्छे से गियर अप करना है। और भैया इस बार मैं बता दूं, पेपर बहुत अच्छे आने वाले हैं, पेपर इजी आने वाले हैं, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, एकदम रिलैक्स होकर एग्जाम देना है। और एकदम जितना भी स्ट्रेस है उस स्ट्रेस को आप कहीं और रख दो करके, ठीक है, एंड ओनली फोकस टू योर स्टडी पे फोकस करके और फटाफट एग्जाम दे दो। तो चलो सर, आज डायरेक्टली अपन बात करते हैं कि मई 2025 सीए फाइनल के एग्जाम के लिए हम जा रहे हैं। तो हमको सबसे पहले प्रायोरिटी बेसिस पे, हमारे पास में ज्यादा टाइम नहीं है बिकॉज ओनली 1.5 डेज है वो आपके पास में है। और 1.5 डेज के अंदर अंदर आपको डायरेक्ट टैक्स का इतना बड़ा वास्ट जो पेपर है उसको आपको कवर करना है। तो अपन कैसे करेंगे? तो मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो आप एक काम करिए कि जो प्रायोरिटी क्वेश्चन है ना, वो प्रायोरिटी जो टॉपिक्स है वो पहले कर लीजिए। और प्रायोरिटी टॉपिक जो है, जिसको अपन बोल सकते हैं कि आपके जो फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक है, जिसको मैं 5 स्टार प्रायोरिटी टॉपिक बोल सकता हूं कि भाई साहब ये आपको पहले करने हैं। तो सर सबसे पहले हम क्या करें? तो मैं बताऊं, सबसे पहले आप एक ना पीजीबीपी कर लीजिए। बिकॉज पीजीबीपी में क्या होगा ना कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन है वो पीजीबीपी से आएगा, और जब फर्स्ट क्वेश्चन पीजीबीपी से आएगा तो 14 मार्क्स तो वहां पे कवर हो जाएंगे। और भी अगर मान लो कहीं एमसीक्यू में आ जाता है या फिर और कहीं छोटा सा क्वेश्चन आता है, तो पीजीबीपी का टॉपिक इटसेल्फ इज गोइंग टू कवर अप्रोक्स 20 मार्क्स। और 20 मार्क्स अगर आपको एक ही टॉपिक से मिल जाएगा तो भाई साहब आपको मजा आ जाएगा। और फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आएगा वो ध्यान रखना हमेशा कंपनी का आएगा। एंड मेनी टाइम आप ध्यान रखना कंपनी का क्वेश्चन आएगा, और कंपनी के केस में मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस रहेगा। तो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के केस में आपको ध्यान रखना है एडिशनल डेप्रिसिएशन मिलेगा। लेकिन अगर आप अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम लेते हो 115, तुम्हारा बी डबल ए वाला या बी ए बी वाला 115 बा या 115 बी ए बी, तो वहां पे आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलता है। तो एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले पीजीबीपी है वो कंप्लीट करिए, बट उसके साथ साथ में आपको अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम का ध्यान रखना है। और अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम में आपको 115 बी डबल ए का एंड सेक्शन 115 बी ए बी का, तो 115 बी डबल ए का एंड 115 बी ए बी, ये जो दो अल्टरनेट टैक्सेशन रिजिम की सेक्शन है उसका आपको ध्यान देना है। उसके बाद में आपको सेक्शन पढ़ना है 33 ए बी। 33 ए बी जो है ये सेक्शन पे आपको ध्यान देना है। 33 ए बी इज दैट इज द टी कॉफी रबड़ वाला। इसका क्वेश्चन बहुत टाइम से नहीं आया है, अगर आप देखोगे तो काफी टाइम से इसका क्वेश्चन नहीं आया। मुझे लगता है कि इस बार के एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन मिल सकता है। 35 एडी है जो स्पेसिफाइड बिजनेस वाला, सेक्शन 40 क्लॉज ए, सब क्लॉज 1 ए एंड सब क्लॉज 1 करके ये रहता है कि अगर आपने किसी को पेमेंट किया और उसका टीडीएस नहीं काटा तो उस केस में 30% या 100% डिसअलाउड हो जाता है। और उसमें एक चीज समझना, उसमें एक कॉन्सेप्ट अभी तक एग्जाम में नहीं आया कि आगे वाले ने अपना रिटर्न फाइल कर दिया, इनकम को इनकम में कंसीडर कर दिया एंड उसने उस पर टैक्स भर दिया, तो उस पर्टिकुलर केस में आप जो है वो असेसिंग डिफॉल्ट नहीं माना जाएगा और आपको जो है वो खर्चा अलाउ हो जाएगा उस ईयर में जिस ईयर में उसने रिटर्न फाइल किया। तो वो वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान देना है, क्योंकि एग्जाम में कभी आया नहीं है, बट हो सकता है एग्जाम में आ जाए। उसके बाद में सेक्शन 43 बी जो है दैट इज टांग अड़ाने वाली सेक्शन, और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं मुख्य नाले कांडे अपन ने पढ़ा था सेक्शन 43 बी, जिसमें क्या होता था कि कुछ पेमेंट ऐसे होते हैं जो रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले पहले आपको पे करना है तो ये अलाउ होगा, अदरवाइज वो अलाउ नहीं होगा। उसमें गाइस आपको जो एक एमएसएमई वाला पॉइंट है ना, उसमें ध्यान रखना, अगर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज है, पहली चीज द माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, यहां पे आपका मीडियम एंटरप्राइज कवर नहीं होता है, ध्यान रखना। अगर आप माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज से कोई भी गुड्स खरीदते हैं या सर्विस प्रोक्योर करते हैं तो उसका आपको पेमेंट करना पड़ेगा विद इन द टाइम लिमिट गिवन अंडर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट। और वहां पे टाइम लिमिट क्या दे रखा है कि अगर मान लो आपका रिटर्न अग्रीमेंट है तो अग्रीमेंट जितने दिन का है उतने दिन के अंदर अंदर पेमेंट करो तो करंट ईयर में डिडक्शन मिल जाएगा। एंड गाइस अगर मान लो रिटर्न अग्रीमेंट में मैक्सिमम 45 डेज हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। एंड गाइस रिटर्न अग्रीमेंट नहीं है तो उस पर्टिकुलर केस में 15 डेज के अंदर अंदर आप पेमेंट करोगे। अगर आपने पेमेंट इतने टाइम में कर दिया तो डिडक्शन आपको उस प्रीवियस ईयर में मिलेगा जिस ईयर का वो खर्चा है, अदरवाइज डिडक्शन आपको उस प्रीवियस ईयर में मिलेगा जिस ईयर में आप पेमेंट करते हैं, वो ध्यान देना है। 43 सीबी जो है उसमें वो आपका सर्विस कॉन्ट्रैक्ट जो वहां पे आपको पीओसीएम मेथड लेना है ऑल वो दे रखा है। उसके बाद में आप अगर प्रेजेंटिव टैक्सेशन की बात करोगे तो 44 एडी, 44 एडीए, 44 एई एंड उसके साथ साथ में नॉन रेजिडेंट के केस में जो 44 बीबीए है एंड 44 बीबी दैट शिपिंग वाला एंड तुम्हारा एयरक्राफ्ट वाला। एंड गाइस एक सेक्शन 44 बीबीसी जो नया आया था और दैट इज क्रूज से रिलेटेड, तो जो क्रूज से रिलेटेड 44 बीबीसी नया आया है उसको आप ध्यान देके जाएंगे। उसके बाद में गाइस 44C एंड 44DA ये तुम्हारे नॉन रेजिडेंट टैक्सेशन के साथ में आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, लेकिन ध्यान देना इन दोनों सेक्शन में क्या है,
44C की बात करें तो अगर हेड ऑफिस के खर्चे हैं तो ब्रांच पे अलाउ होंगे, तो वो हेड ऑफिस के खर्चे ब्रांच को अलाउ होते हैं, वो 5% का लिमिट एंड ऑल, वो ध्यान देना। एंड 44DA जो ये बोलता है कि रॉयल्टी एफटीएस का इनकम आता है, और अगर मान लो इंडिया में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है तो रॉयल्टी इनकम एज अ पीजीबीपी का इनकम टैक्सेबल होता है, और वो नॉर्मल रेट से टैक्सेबल हो जाएगा फॉर द फॉरेन कंपनी और नॉन रेजिडेंट। उसके बाद में सेक्शन 145A जो है वो मैंने आईसीडीएस में दे रखी है, और 145B है वो मैंने असेसमेंट प्रोसीजर में दे रखी है, वहां से देख लीजिए। उसके बाद में गाइस आप है ना मास्टर क्वेश्चन करिए, तो जो पीजीबीपी के लास्ट में आप देखोगे अपने कंपाइलर में एक मास्टर क्वेश्चन दे रखा है, एक बड़ा सा क्वेश्चन दे रखा है, वो कर लीजिए। और उसके साथ साथ में आपको 4-5 क्वेश्चन और करने चाहिए पीजीबीपी के, जिससे कि अगर आपका टाइम परमिट करता है तो आप 4-5 क्वेश्चन और कर लीजिए पीजीबीपी से, जिससे कि आपका एटलीस्ट 20 मार्क्स है वो सिक्योर हो जाता है। तो आप भैया अगर पीजीबीपी है इसको फर्स्ट प्रायोरिटी पे लीजिए और इसको आप कंप्लीट करिए, और यहां से आप अपने 20 मार्क्स है वो स्कोर करिए। 14 मार्क्स से वो पहला क्वेश्चन आएगा, और उसके बाद में और आ सकता है 7-8 मार्क्स का कहीं ना कहीं पे आपको मिल सकता है। उसके बाद में गाइस आप एक काम करिए, सीधा चले जाइए मैट एएमटी एंड एसईजेड पे। और एक चीज बता दूं, मैट एएमटी एसईजेड में कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, और मुझे इस बार लगता है कि आपको मैट का क्वेश्चन मिलेगा। मैट एएमटी एसईजेड में से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, 6 मार्क के करीब का क्वेश्चन आने का मेरी संभावना है, मुझे ऐसा लगता है 6 मार्क का क्वेश्चन आएगा। और मैट एएमटी एसईजेड के लिए आप रिवीजन लेक्चर भी हेल्पफुल रहेगा, आप चाहे तो रिवीजन लेक्चर देख के और फटाफट रिवाइज कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चन कर सकते हैं जो कि मैंने आपको दे रखे हैं। तो मैंने आपको पता रहेगा कंपाइलर से जो भी तुम्हारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक लिस्ट दिया था, तो कंपाइलर से एक लिस्ट दिया था, दैट लिस्ट इज अवेलेबल ऑन द टेलीग्राम ग्रुप। आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाएंगे, वहां पे वो लिस्ट अवेलेबल है, उसमें से आप क्वेश्चन चार्ट लीजिए और वो क्वेश्चन है वो आपको करने है करके। उसके बाद में गाइस पार्टनरशिप फर्म को करके जाएंगे, लेकिन पार्टनरशिप फर्म में इस बार मुझे पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन आएगा विद द एएमटी। पार्टनरशिप फर्म विद एएमटी आ सकता है, ऐसा इसके लिए क्योंकि पार्टनरशिप फर्म में पता है वो रेम्यूनरेशन का लिमिट चेंज हुआ है, एंड रेम्यूनरेशन के लिमिट में आपका वो चेंज हुआ। रेम्यूनरेशन का जो अलाउएबल लिमिट था पहले उसमें क्या था, अप टू 3 लाख जो 90% और 1,50,000 विचएवर इज हायर था, अब वहां पे हो गया अप टू 6 लाख। अप टू 6 लाख ऑफ द बुक प्रॉफिट है, उसका 90% ऑफ द बुक प्रॉफिट और 3 लाख विचएवर इज हायर है उतना रेम्यूनरेशन अलाउ होगा, और बैलेंस बुक प्रॉफिट के केस में आपको 60% अलाउ होगा। तो वो जो चेंज हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि पार्टनरशिप फर्म का क्वेश्चन है वो आपको बैठ सकता है। उसके बाद में गाइस एओपी बीओआई करके जाएंगे। अब क्वेश्चन ही आता है कि सर एओपी बीओआई के केस में एमएमआर क्या लेने का। तो देखो एमएमआर नॉर्मली एमएमआर होता है ना वो 42.744% होता है, लेकिन गाइस ध्यान रखना अगर मान लो कोई भी एओपी बीओआई है वो 115 बीएससी लेता है, तो 115 बीएससी के केस में आपका फिर एमएमआर 39% हो जाएगा, बिकॉज 30% इज टैक्स रेट, 25% इज सरचार्ज एंड 4% इज हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, तो 39% हो जाएगा। अदरवाइज आपका एमएमआर है वो 42.744% रहेगा। उसके बाद में गाइस देखो बिजनेस ट्रस्ट, इन्वेस्टमेंट फंड एंड सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और लास्ट टाइम आप देखोगे तो शायद आपका लास्ट टाइम का क्वेश्चन जो है वो बिजनेस ट्रस्ट से आया था, तो इस बार हो सकता है आपको इन्वेस्टमेंट फंड से आ जाए। और लास्ट टाइम 8 मार्क का आया था आई थिंक बिजनेस ट्रस्ट से क्वेश्चन, 8 मार्क का एमसीक्यू में आया था, केस सिनेरियो आया था, तो इस बार जो है वो आपको इन्वेस्टमेंट फंड से क्वेश्चन मिल सकता है करके, ठीक है। बिकॉज क्या होता है ना, एक बार अगर इन्वेस्टमेंट फंड आए तो दूसरी बार बिजनेस ट्रस्ट आता है, एक बार बिजनेस ट्रस्ट आए तो दूसरी बार इन्वेस्टमेंट फंड आता है। गाइस कैपिटल गेन, कैपिटल गेन इस बार टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ड्यू टू द इंडेक्सेशन। Guys, you know that indexation is not allowed on or after 23rd जुलाई 2024। तो 23rd जुलाई 2024 के बाद में अगर आपने कोई कैपिटल असेट ट्रांसफर की है तो उस पे इंडेक्सेशन का बेनिफिट आपको नहीं मिलता है। देयर इज नो इंडेक्सेशन, इंडेक्सेशन अलाउ नहीं होता है। लेकिन इसमें एक चीज ध्यान रखना, अगर रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूए पे, रेजिडेंट इंडिविजुअल और एचयूए पे, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी जो एक्वायर की थी 23rd जुलाई 2024 से पहले, और वो ट्रांसफर कर रहे हैं 23rd जुलाई 2024 या उसके बाद में ट्रांसफर कर रहे हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, तो गाइस देखो कैपिटल गेन कैलकुलेट करते टाइम तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन टैक्स कैलकुलेट करते टाइम जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे अंडर सेक्शन 112, जब आप टैक्स कैलकुलेट करोगे तो वहां पे आपके पास ऑप्शन मिलेगा कि आप एक काम करिए 20% टैक्स पे करिए विद इंडेक्सेशन और 12.5% विदाउट इंडेक्सेशन। और ऐसा मैंने क्वेश्चन भी दे रखा है मिस्टर गोपाल वाला क्वेश्चन। अगर आप अपने कंपाइलर में देखेंगे और अगर आपने बैच लिया था तो अब मैंने एक टेस्ट पेपर दिया था, टेस्ट लिया था जिसमें गोपाल करके क्वेश्चन मैंने हैंडमेड क्वेश्चन बनाया था, तो वैसा क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे। उसके साथ साथ में कैपिटल गेन के अंदर जो आपका टैक्स रेट है उसमें भी चेंज हुआ है। 112 का टैक्स रेट है वो 20% 12.5% हो गया है, और 112A का जो टैक्स रेट है वो पहले 10% था, अब 12.5% है इन एक्सेस ऑफ 1,25,000। बट गाइस रिमेंबर दैट लिमिट ऑफ 1,25,000 इज एप्लीकेबल फॉर होल ईयर।
दिस 1,25,000 लिमिट इज एप्लीकेबल फॉर होल ईयर, इवन यू हैव ट्रांसफर बिफोर 23 जुलाई 2024 ना, तब भी आपको 1,25,000 का लिमिट मिलेगा अंडर सेक्शन 112A। 111A है, उसमें पहले टैक्स रेट आपकी 15% हुआ करती थी, अब जो टैक्स रेट है वो आपकी 20% है। उसके बाद में एक बात करो, काम करो, कैपिटल गेन में आपको सेक्शन 45(5)A एंड जेडीए वाला जो है वो देख के जाना है। 45(5)A जेडीए वाला जॉइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट, इसका मैंने एक क्वेश्चन भी दे रखा है, मिशिका करके शायद एक कंपाइलर में क्वेश्चन है, वो आप देख के जाएंगे। उसके बाद में 45(4) एंड 9B जो है, इसका क्वेश्चन भैया आता है हर बार, मींस अल्टरनेट एग्जाम में आता ही है, लास्ट टू लास्ट एग्जाम में आया था, हो सकता है आपके एग्जाम में आ जाए। आपको एक काम करना है, जो कॉम्पैक्ट में क्वेश्चन दे रखा है ना वो कर लो, काफी है। उसके बाद में यूलिप और लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेबिलिटी, तो यूलिप एंड लाइफ इंश्योरेंस टैक्सेबिलिटी का लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेबिलिटी, इसके ऊपर मैंने आपको कंपाइलर में एक एग्जांपल दे रखा, सॉरी कॉम्पैक्ट में एग्जांपल दे रखा है, जो कॉम्पैक्ट में एग्जांपल दे रखा है वही आपको करके जाना है। एंड उसके बाद में ध्यान रखना, जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में ध्यान रखना, अगर 1/4/2023 है उसके बाद में पॉलिसी लिया है और प्रीमियम जो है वो 5 लाख से ज्यादा है, तो उस पर्टिकुलर केस में मैच्योरिटी आपके लिए टैक्सेबल होती है। वहां पे ध्यान रखना, आपको जो जीएसटी है ना उसको एक्सक्लूड करना है। जो 5 लाख की लिमिट कैलकुलेट करने के लिए एज वेल एज टैक्सेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, जो जीएसटी है उसको आपको एक्सक्लूड करना है। 50AA जो है वो आपका एक नया सेक्शन था, लास्ट ईयर आया था, उसको देख के जाएंगे। स्लम सेल वाला देख के जाएंगे। एंड 54 एंड 54F करके जो है ये एग्जेम्पशन की सेक्शन है, जो आप देख के जाएंगे। तो कैपिटल गेन में भैया आपको इतना तो मस्ट प्रायोरिटी टॉपिक है, इतना आपको करना ही है। उसके बाद अगर अदर सोर्सेज की बात करें तो गाइस 56 to 10 है, जो आपके गिफ्ट वाली प्रोविजन है वो आपको देख के जानी है। डिविडेंड में 222E वाली जो है वो आपको देख के जानी है, और सेक्शन 80M देख के जानी है, इंटर कॉर्पोरेट डिविडेंड, कि अगर कोई डोमेस्टिक कंपनी को किसी दूसरी डोमेस्टिक कंपनी, फॉरेन कंपनी या बिजनेस ट्रस्ट से डिविडेंड मिलता है और ये डोमेस्टिक कंपनी जो है वो डिविडेंड देती है, और जो अप टू द ड्यू डेट, ड्यू डेट का मतलब होता है रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से 1 महीने पहले तक जितना डिविडेंड दिया और जितना डिविडेंड मिला था, विच एवर इज लोअर है उतने का आपको डिडक्शन मिल जाएगा अंडर सेक्शन 80M करके। उसके बाद में गाइस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है बायबैक वाला, बिकॉज इस बार एक अमेंडमेंट आया है ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 1 अक्टूबर 2024 के बाद में अगर आपका बायबैक होता है तो वहां पे एक डीम डिविडेंड की सेक्शन 222F लग जाएगी। मींस जो भी बायबैक वैल्यू रहेगा वो शेयर होल्डर के हाथ में सीधा एज अ डीम डिविडेंड माना जाएगा। एंड गाइस यहां पे जो है वो जितना शेयर का लॉस हुआ वो लॉस एज अ कैपिटल लॉस माना जाएगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट है ना जो इसका साथ में है, ये कॉन्सेप्ट आप जरूर देख के जाइएगा, मेरे को ऐसा लगता है कि एग्जाम में आ सकता है। उसके बाद में लिक्विडेशन एंड डीमर्जर है, वो लिक्विडेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लीजिए, रघु वाला क्वेश्चन, और डीमर्जर से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन दे रखा है वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद में गाइस अल्टरनेट टैक्सेशन रेजिम में 115BAA, 115BAB, 115BAC, 115BAD ये आपको करना है। और यहां पे ध्यान रखना 115BAA, BAB, BAC, BAD के लिए आपको कंपाइलर में जो क्वेश्चन दे रखे हैं फर्स्ट टॉपिक में मैंने 2-3 क्वेश्चन दे रखे हैं वो आपको करने हैं। उसके साथ साथ में आप एटीपी कर लीजिए, क्योंकि मैंने एक एटीपी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है ना उससे रिलेटेड क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए यहां पे 115BAD सेक्शन लगती है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए 115BAD लगती है, तो इसके केस में क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी जब 115BAD लेती है तो उस पर्टिकुलर केस में आपको एटीपी का डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो आप एक काम करिए, एटीपी जो है उसको रीड करने के साथ साथ आप अगर पहले टॉपिक में ये क्वेश्चन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद गाइस ध्यान रखना 115BAC जब आप लेते हैं ना तो 115BAC में हाउस प्रॉपर्टी हेड का लॉस हाउस प्रॉपर्टी हेड से सेट ऑफ हो सकता है, बट किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। पहली चीज तो सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में लॉस आएगा ही नहीं, मैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट अलाउ नहीं होता। लेकिन अगर लेट आउट प्रॉपर्टी है, डीम टू बी लेट आउट प्रॉपर्टी और हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है, तो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस है वो किसी और हेड से सेट ऑफ नहीं होगा। एंड एक और चीज समझना, हाउस प्रॉपर्टी का लॉस जो भी बच गया वो भैया आप फिर कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते, कैरी फॉरवर्ड इज नॉट अलाउड, आप उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। उसके बाद में ट्रस्ट टैक्सेशन एंड एग्जिट टैक्स है, इसको आपको ढंग से करके जाना है। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ द रिवीजन लेक्चर ऑल्सो फॉर द ट्रस्ट टॉपिक एंड एग्जिट टैक्स है, उसका रिवीजन डाला हुआ है। टीडीएस टीसीएस भैया वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आएगा ही आएगा, और मुझे लगता है कि 8 मार्क्स के करीब आपको टीडीएस टीसीएस से कवर करेगा। और उसमें क्या होगा, कुछ पॉइंट है वो टीडीएस से आएंगे, कुछ पॉइंट टीसीएस से आएंगे, और टीसीएस तो ढंग से करके जाना। टीसीएस में जो आपका 206C सबसेक्शन 1F है करके, ठीक है, 1H करके है, उसके बाद सबसेक्शन 1 है करके, ये आपको अच्छे से करके जाना है। और सबसे बढ़िया 1G करके, जो घूमी घूमी करने जाते थे, आपको पता रहेगा, जो एक तो एलआरएस स्कीम में इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं, और एलआरएस स्कीम में जो इंडिया के बाहर पैसा भेजते हैं, और दूसरा जो था वो ओटीपीपी खरीदती है, ओवरसीज टूर पैकेज प्रोग्राम, तो वो वाले कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से करके जाना है। तो टीडीएस टीसीएस इज द फर्स्ट प्रायोरिटी टॉपिक में आपका आ जाएगा।
उसके बाद आपको DTAA है, उसके कुछ क्वेश्चंस करने हैं। DTAA सीधा पढ़ोगे नहीं, सीधे कुछ क्वेश्चन कर लोगे तो भी चलेगा। एंड उसके लिए आपका क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो मैंने डाला है, वो अगर आप देखोगे तो भी आपको चल जाएगा करके, ठीक है। उसमें ध्यान रखना है DTAA के साथ में आपको एक वो टॉपिक भी करना है कि अगर फॉरेन का इनकम है वो फॉरेन करेंसी में है तो उसको इंडियन करेंसी में कैसे कन्वर्ट करेंगे, मींस फॉरेन इनकम कन्वर्टेड इनटू द इंडियन इनकम, उसको भी आपको उस टॉपिक को साथ में करोगे DTAA के। अगर मैं ट्रांसफर प्राइसिंग की बात करूं तो ट्रांसफर प्राइसिंग में आप एक काम करिए, एक तो जो मेथड्स है 5 मेथड्स वो कर लीजिए। और ध्यान रखना 5 मेथड्स में से एक तो एग्जाम में कप मेथड आता है, उसके साथ साथ में कप मेथड के बाद में एक तुम्हारा जो है कॉस्ट प्लस मेथड आता है और एक तुम्हारा रीसेल प्राइस मेथड आता है। ये 3 मेथड ही एग्जाम में आ सकते हैं, एक तो तुम्हारा कप मेथड, दूसरा रीसेल प्राइस मेथड, एक तुम्हारा कॉस्ट प्लस मेथड। ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड से रिलेटेड एक बार 6 मार्क का क्वेश्चन आया था, बट ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड बहुत ही इजी होता है। अब एक और चीज समझना, इसके साथ में ये रेंज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आज तक एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आया है। एक बार शायद MCQ आया था, लास्ट एग्जाम में MCQ आया था, बट रेंज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड मुझे ऐसा लगता है 4-5 मार्क का क्वेश्चन है, वो कभी बैठ सकता है। तो भाई साहब रेंज कॉन्सेप्ट है वो आप करके जाएंगे, अप्पा करके जाएंगे। सेकेंडरी एडजस्टमेंट 94B वाला वो करके जाएंगे। एंड इंटरेस्ट का लिमिटेशन 94B तो इंटरेस्ट का लिमिटेशन होता है, या 94B इज बेसिकली इंटरेस्ट का लिमिटेशन है, वो आप करके जाएंगे। जो 30% ऑफ द इबिटा वाला रहे वो आपको करके जाना है। और ट्रांसफर प्राइसिंग में जो पेनल्टीज दे रखी है वो पेनल्टीज आपको करके जाना है करके, ठीक है। यहाँ सेकेंडरी एडजस्टमेंट की सेक्शन होती है आई थिंक 92CB करके, ठीक है। आपका 92CB जो होती है वो सेकेंडरी एडजस्टमेंट की सेक्शन होती है। उसके बाद NR टैक्सेशन। गाइस NR टैक्सेशन से रिलेटेड आपको एग्जाम में 8 मार्क का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब NR टैक्सेशन में आप जो है वो पोएम वाला करके जाइए, इंटरेस्ट रॉयल्टी FTS की टैक्सेबिलिटी करके जाइए, वोडाफोन केसलो वाला जो पार्ट है वो आप एक बार देख के जाइए। NRI टैक्सेशन, देखो NRI टैक्सेशन लास्ट टाइम भी 6 मार्क का क्वेश्चन आया था इन द MCQ करके, इस बार भी हो सकता है आपको 5-6 मार्क का क्वेश्चन मिल सकता है। और उसके बाद 115A करके जाइए, और 115A में ध्यान रखना कि रॉयल्टी FTS की जो इनकम है वो रॉयल्टी FTS की इनकम है, उस पर टैक्स रेट कौन सी लगता है, 20% की रेट से टैक्स लगता है। 115AD करके जाइए। अब एक चीज समझना, 115AD में जो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो लगता है ना, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे टैक्स रेट चेंज हुई है। अगर 112A है और 112A में अगर आप देखोगे तो आपका 112A में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन का टैक्स रेट पहले आपका 10% था, अब आपका 12.5% हुआ है। तो 115AD में भी ऐसे ही लिखा है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर 112A वाला है तो वहां पे टैक्स रेट आपका जो 10% एंड 12.5% है। बाकी सिक्योरिटी पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 115AD में गाइस टैक्स रेट इज स्टिल 10%. Tax rate is still 10% and you can check the correspondence given on my website that is bhavarburana.com या bbvirtual.com पे आप जाएंगे और वहां फ्री रिसोर्सेज में कॉरिजेंडम दे रखा है और वो कॉरिजेंडम में जाके देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 115AD में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन द सिक्योरिटी अदर देन 112A नाउ स्टिल इन और ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 या उसके बाद में भी यहाँ पे 10% ही है। और एनआर में जो स्पोर्ट्स पर्सन वगैरह है उनका आप देख सकते हैं, यहाँ पे आप जो क्वेश्चन का रिवीजन वीडियो डाला है उसकी हेल्प ले सकते हैं। और क्वेश्चन का एक रिवीजन वीडियो है, आई थिंक वो 1 आवर का लेक्चर रहेगा या 1.5 आवर का लेक्चर रहेगा और उसमें आपको एनआर के जितने भी क्वेश्चन है वो सब क्वेश्चन यहाँ पे कवर हो जाते हैं। तो आप चाहे तो वो एनआर का जो रिवीजन वीडियो है वो आप हेल्प ले सकते हैं और उसकी वजह से आप पूरा एनआर टॉपिक है वो रिवाइज कर सकते हैं। इक्वलाइजेशन ले भी बहुत ही छोटा सा टॉपिक है एंड गाइस यू नो दैट ओनली 6% वाला है आपके एग्जाम के लिए। जो 2% वाला पहले था ना इक्वलाइजेशन ले भी वो हट चुका है। अभी जो सेक्शन है वो सिर्फ 165 वाली जो सेक्शन है वही एप्लीकेबल है। वो 165A करके जो सेक्शन थी वो हट चुकी है, दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो ओनली जो 6% है वो इक्वलाइजेशन लेवी लगेगा। ब्लैक मनी एंड टैक्स ऑडिट है गाइस, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। और मैं बताऊं ब्लैक मनी के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लीजिए, टैक्स ऑडिट के जितने भी क्वेश्चन है वो कर लीजिए। और मैं बताऊं 4 मार्क्स है वो आपके ब्लैक मनी से आएगा और 4 मार्क्स ही है वो आपके टैक्स ऑडिट से आएगा। उसके बाद में असेसमेंट में जो रेड केसेस में ब्लॉक असेसमेंट आया है जिसमें आपको पता रहेगा वो 6 ईयर का असेसमेंट एक साथ में होगा। मीन 6 ईयर को एक ही असेसमेंट ऑर्डर में लिया जाएगा, ब्लॉक असेसमेंट होगा। तो ब्लॉक असेसमेंट की 158BA एंड 158BFA तक की जो सेक्शन है उसको एक बार आप रीड कर लीजिए। जैसा कॉम्पैक्ट में दे रखा है उससे आप एक बार रीड कर लीजिए और आपको याद रहेगा। तो मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था, शायद वो कंपाइलर में भी मैंने एक क्वेश्चन दिया जिसमें एक केस सिनेरियो बनाया था मैंने, और केस सिनेरियो बना के और मैंने 8-10 क्वेश्चन उसमें दिए थे और 8-10 क्वेश्चन का आंसर दिया था कि ब्लॉक पीरियड में कौन कौन सा पीरियड आएगा एंड कैसे आएगा। तो वो जो क्वेश्चन है वो आप करके जाएंगे क्योंकि हो सकता है यहां से एग्जाम में कोई केस सिनेरियो कवर हो सकता है या फिर कोई छोटा सा क्वेश्चन भी कवर हो सकता है। उसके बाद में गाइस देखो सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन में है ना ये है,
अब ये सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन में अगर आप इतना भी कर लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। दिस इज द सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन। अब ये सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन में क्या है, असेसमेंट में आपकी जो रिटर्न फाइलिंग वाली जो सेक्शन है वो कर लीजिए, फिर आपका जो सर्वे वाला है, रेड वाला है, वो कर लीजिए करके, ठीक है। 147, 148, 148 ए कर लीजिए। 142 इन्वेंट्री वैल्यूएशन में एक अमेंडमेंट लास्ट ईयर आया था, वो कर लीजिए। डीआरसी अपील एंड रिवीजन है, या फिर डिडक्शन में ये वाली जो डिडक्शन है वो आपको करनी है। क्लबिंग सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, बोर्ड ऑफ एडवांस रूलिंग, पेनल्टीज है, गार है, एमटीसी है, इनके जो सिर्फ क्वेश्चन भी कर लोगे तो चलेगा। ये जो लास्ट में क्वेश्चन है ना, इनके सिर्फ लास्ट में जो टॉपिक है, इनके अगर आप क्वेश्चन भी करोगे तो आपका काम बन जाएगा। अब एक और चीज समझना, आपको एग्जाम डे पे क्या करना है। तो एग्जाम डे पे आपको जो केस लॉस मैंने आपको दे रखे हैं ना, वो 23 केस लॉस का एक लिस्ट दिया है। उसमें मैंने वो 23 केस लॉस के नाम दे रखे हैं। वो केस लॉस आप एक बार कॉम्पैक्ट से, और 3 केस लॉ ऐसे जो आईसीआई की वेबसाइट से आपको देखने हैं। तो 3 केस लॉस यू हैव टू चेक फ्रॉम द आईसीआई वेबसाइट, अदर केस लॉ यू हैव टू चेक फ्रॉम द कॉम्पैक्ट, और उतना आप चेक करके जाइए, क्योंकि देखो केस लॉस आपके एग्जाम में एटलीस्ट 8 मार्क्स कवर करेगा, आपके एग्जाम में 8 मार्क्स कवर करेगा। लेकिन आप बोलोगे सर हम तो ऑप्शन में छोड़ के आएंगे वो क्वेश्चन ऐसे भी जिसमें केस लॉ आएगा। लेकिन गाइस अगर मान लो कभी ऐसा हो गया कि 2 क्वेश्चन ऑप्शन में छोड़ने पड़ गए, तो बेटर है कि केस लॉ एक बार देख लीजिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1-1.5-2 घंटा लगेगा, और वो 1-1.5-2 घंटे में हो सकता है आपको 8 मार्क का केस लॉ लिख के आओगे ना, उसमें 4-5 मार्क्स तो मिल ही जाएगा। और अगर केस लॉ उसी में से बैठ गया, और मैं बताऊं जो 23 केस लॉस दे रखे हैं ना मैंने, उसमें से आपका केस लॉ बैठ जाएगा एग्जाम में, उसमें से आपका एग्जाम में केस लॉ बैठ जाएगा, तो आप वो करके जाइए। और देखो आरटीपी जो है ना, वो मई 2025 वाला देख के जाइए। मई 2025 वाला जो आपके एग्जाम के लिए आरटीपी है वो आप देख के जाइए। उसके बाद में एमटीपी आपको तभी देखना है जब टाइम परमिट करता है। अगर टाइम परमिट नहीं करना तो एमटीपी आप छोड़ सकते हैं, एमटीपी देखने की जरूरत नहीं, बट आप आरटीपी है वो आपको देख के जाना है। तो गाइस ये जस्ट आपका रिवीजन मैंने स्ट्रेटेजी आपको बताया कि इन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, और बाकी जो चीजें हैं अगर मान लो आपके पास में टाइम परमिट करता है तो आप बाकी वाले जो टॉपिक इसमें मैंने कंसीडर नहीं किए वो भी अगर आपको देख के जाना है तो आप देख के जा सकते हैं करके, ठीक है। और उसके बाद में अगर आपको याद रहेगा तो मैंने आपको, अगर आपको याद रहेगा तो गाइस मैंने आपको टेलीग्राम पे एक वो चीज दे रखी है जो टेलीग्राम पे क्या बोलते हैं, मैंने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट दे रखी है, प्रायोरिटी क्वेश्चन की लिस्ट। तो वो लिस्ट से आपको जो जो क्वेश्चन है वो आपको प्रायोरिटी क्वेश्चन पे के बेसिस पे करना है, ठीक है। चलिए सो गाइस ये था मेरी तरफ से आज आपके लिए, और मैं आपको ये बोलूंगा कि देखो यार अभी आपका एग्जाम है, अभी आप लोग जो है वो रिवीजन वगैरह, देखो कभी भी कोई टॉपिक अगर मान लो बुक से रिवाइज करना जल्दी होता है तो बुक से रिवाइज कर लीजिए। अगर आपको लगता है बुक से टाइम लग रहा है और आपको जो है वो अगर मान लो रिवीजन लेक्चर से देखना है तो यू कैन चेक द रिवीजन लेक्चर दैट इज अपलोडेड ऑन द यूट्यूब, और यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट में जाके आप रिवीजन लेक्चर को उठाइए और रिवीजन लेक्चर से आप जो है वो अपना टॉपिक कवर कर सकते हैं करके, ठीक है। एंड गाइज उसके साथ साथ में मैंने कुछ टॉपिक के आपको क्वेश्चन के रिवीजन भी दिए हैं, तो वो क्वेश्चन के रिवीजन भी आप चाहे तो इस YouTube चैनल पे है तो वो भी आप देख सकते हैं। तो ये आपका प्लानिंग होना चाहिए। मैं एक बात बताऊं, पेपर बहुत ही इजी आएगा, अच्छा पेपर आएगा, मैनेजेबल पेपर आएगा करके, ठीक है, एवरेज पेपर आएगा, लेकिन उसके लिए आपको जो है वो थोड़ा ढंग से पढ़ के जाना है। और वहां पे अगर देखो पेपर अगर कभी ऊपर नीचे भी आता है तो आपको टेंशन नहीं लेने का, अपने आप को पैनिक नहीं करने का, अपने आप को बड़ा कूल रखने का, ठीक है। और एकदम कूल रखने, अपने दिमाग पे पूरा बर्फ बांध के जाने का और एकदम कूल रह के और फिर आपको पेपर लिखना है। क्योंकि मैंने ऐसा देखा है, अगर पेपर इजी आता है पूरे इंडिया के लिए इजी है, पेपर डिफिकल्ट है तो पूरे इंडिया के लिए डिफिकल्ट है, और उस सिनेरियो में जो ढंग से पेपर को लिख के आता है वो क्लियर कर जाता है करके, ठीक है। तो भाई साहब अब आपने इतना सारा मेहनत कर लिया, अब आपके हाथ में क्या है, सिर्फ पेपर देना है, अच्छे से एग्जाम देना है, और वो ही आपको करना है। सो बस मैं लास्ट में आपको ये बोलना चाहूंगा, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। और आप लोग मिलने वाले हैं कब, जैसे ही आप सीए बन जाएंगे उसके बाद बीबी वर्चुअल का फेलिसिटेशन इवेंट है, ये आपके लिए मोटिवेशन होना चाहिए, और हम लोग मिलने वाले हैं, पार्टी करने वाले हैं, धमाल करने वाले हैं। बस अभी थोड़ा सा और पढ़ना है, थोड़ा और अपने आप को थोड़ा सा पुश कर लीजिए, और भाई साहब उसके बाद में तो अपन सीए बन जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन।